हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामाइज में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। अगर हम उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कोर्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है और साथ ही यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण है। आपके यूपी से जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इस चैनल के अंतर्गत करवाई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक विभाजन, अगर हम भौतिक विभाजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भौतिक विभाजन की बात करते हैं तो जो पूरा यूपी है तो पूरे यूपी को 3 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। पहला है भाबर तथा तराई क्षेत्र, दूसरा है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र और तीसरा जो है आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पूरा जो यूपी है तो 3 भागों में इसको बांटा गया है, भाबर तथा तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब हम इनको एक एक करके अगर जानते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाबर तथा तराई क्षेत्र। भाबर तथा तराई क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कंकरीली तथा पथरीली मिट्टी द्वारा जो क्षेत्र निर्मित होता है उसको हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कंकरीली और पथरीली मिट्टी के द्वारा जो क्षेत्र बना होता है उसको क्या कहते हैं, उसको भाबर क्षेत्र कहते हैं। तथा महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित जो क्षेत्र होता है उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया भाबर तथा तराई के बारे में कि भाबर किसे कहते हैं और तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं भाबर क्षेत्र के बारे में। अगर भाबर क्षेत्र की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र जो है ये यूपी का सबसे उत्तरी क्षेत्र है और राज्य में इस क्षेत्र का जो विस्तार है लंबाई में अगर इसको देखा जाए तो सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर पड़रौना तक है। इसका जो विस्तार है भाबर क्षेत्र का लंबाई की अगर बात की जाए तो सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर पड़रौना तक है। ये जो क्षेत्र है तो ये पश्चिम क्षेत्र में 34 से 35 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन पूर्व दिशा की ओर अगर देखा जाए तो पूर्व दिशा की ओर जैसे जैसे बढ़ा जाता है तो वैसे वैसे ये जो क्षेत्र है पूर्व दिशा की ओर बढ़ने के साथ साथ सकरा होता जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आई कि भाबर क्षेत्र जो है तो पश्चिम क्षेत्र में इसका जो पश्चिम क्षेत्र में 34 से 35 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन पूर्व की दिशा की ओर जैसे जैसे बढ़ा जाता है तो वैसे वैसे इसका जो क्षेत्र होता है सकरा होता जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इस क्षेत्र का निर्माण जो है तो कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी के द्वारा होने के कारण यहाँ की जो नदियाँ हैं तो यहाँ नदियों का जो स्रोत है, नदियों के स्रोतों का जल भूमिगत होकर अदृश्य हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर समझ में आया कि इस क्षेत्र का जो निर्माण है कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी द्वारा होने के कारण यहाँ नदियों एवं स्रोतों का जल भूमिगत होकर कि क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। इस क्षेत्र में जो नदियां हैं वो जलोढ़ पंख व जलोढ़ शंकु जैसी आकृतियां बनाती हैं। इस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, जलोढ़ पंख व जलोढ़ शंकु जैसी आकृतियां बनाती हैं। भाबर क्षेत्र की अगर विस्तार की बात की जाए कि ये कहाँ तक फैला हुआ है तो भाबर क्षेत्र का जो विस्तार है सहारनपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत आदि जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाबर क्षेत्र है तो जो भाबर जो क्षेत्र है ये कौन कौन से ज़िलों में इसका जो निर्माण है इसका जो विस्तार है फैला हुआ है। तो यहाँ पर आपको सहारनपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत आदि जिलों में ये फैला हुआ है। अब हम तराई क्षेत्र की अगर बात करें तो तराई क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। तराई क्षेत्र, अगर तराई क्षेत्र की बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर के पूर्व में देवरिया तक फैला हुआ है। तराई क्षेत्र जो है तो उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक, पूर्व में देवरिया तक फैला हुआ है। तराई पट्टी की चौड़ाई की अगर बात की जाए तो इसकी जो चौड़ाई है पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है तराई पट्टी की
तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर है, तथा पश्चिम में अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो जैसे जैसे पश्चिम में जाया जाता है तो इसमें निरंतर कमी आती जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आई कि इसका जो तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 80 से 90 किलोमीटर है, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसकी जो चौड़ाई है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये निरंतर कमी होता है, इसमें कमी आती जाती है, कम होती जाती है। इस क्षेत्र में जो नदियां हैं ये पुनः प्रकट होती हैं। तराई क्षेत्र की जो नदियां होती हैं ये पुनः प्रकट होती हैं। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने का जो कारण है तो यहाँ की दलदली मैदान पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो वर्षा है अधिक होती है, और इस क्षेत्र की जो जलवायु होती है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आपको समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं। राज्य के तराई क्षेत्र के अधिकांश भागों की अगर बात की जाए कि यहाँ पर क्या राज्य का जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर राज्य के तराई क्षेत्र में अधिकांश भाग में साल, सेमल, हल्दू एवं तेंदू आदि वृक्षों के घने वन तथा सवाना प्रकार की घनी यहाँ पर घास पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई आपको, और ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद ही रखना है कि राज्य के जो तराई क्षेत्र है एग्जाम में आ सकता है कि यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो तराई क्षेत्र में अधिकांश भाग में अगर देखा जाए तो साल, सेमल, हल्दू एवं तेंदू आदि वृक्षों के घने घने वन तथा यहाँ पर सवाना प्रकार की लंबी घास भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, राज्य के तराई क्षेत्र में धान एवं गन्ने की खेती बृहद पैमाने पर होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये आ सकता है एग्जाम में कि राज्य के तराई क्षेत्र में बृहद मात्रा में किस चीज़ की खेती अधिक मात्रा में होती है, तो यहाँ पर तराई क्षेत्र में धान एवं गन्ने की खेती अधिक मात्रा में होती है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो तराई क्षेत्र है तो कौन कौन से ज़िलों के अंतर्गत आता है। तो अगर इस तराई क्षेत्र के ज़िलों की बात करें तो सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया एवं कुशीनगर जिलों के उत्तरी भाग भी इसमें क्या है, उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित हैं राज्य के तराई क्षेत्र में। अब हम गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, अगर हम गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र है तो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, यह क्षेत्र दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र के मध्य स्थित है। ये जो क्षेत्र है तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र और भाबर तराई क्षेत्र के मध्य स्थित है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। इसे क्या कहा जाता है, इसे मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई। अब हम आगे देखते हैं। इस क्षेत्र का जो निर्माण है, अगर निर्माण की बारे में बात करें तो गंगा एवं उसकी सहायक नदियों यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, ताप्ती, गंडक आदि द्वारा निक्षेपित कांपी मिट्टी, कीचड़ एवं बालू के द्वारा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है जो इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो ये यहाँ पर आपको देखना है। गंगा एवं उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, ताप्ती, गंडक, ये आदि द्वारा निक्षेपित कांपी मिट्टी, कीचड़ के द्वारा इसका निर्माण होता है। भूगर्भिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भूगर्भिक दृष्टि से गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है तो इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण अभिनूतन एवं अतिनूतन काल में हुआ है। भूगर्भिक दृष्टि से इसका जो निर्माण है अभिनूतन एवं अतिनूतन काल में हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र की अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो गंगा यमुना की मैदानी क्षेत्र की जो ऊंचाई है तो 80 से 300 मीटर है, तथा इसका जो ढाल है तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको देखना है कि गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र की जो ऊंचाई है तो 80 से 300 मीटर है, और इसका जो ढाल है गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र का तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग की अपेक्षा तेज है।
यह एक अत्यंत उपजाऊ मैदान है और इस मैदान में मुख्यतः रबी एवं खरीफ की फसल पाई जाती है। ये चीज़ यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है, ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन सी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो यह क्षेत्र जो है अत्यंत उपजाऊ भी होता है और यहाँ पर जो मुख्यतः फसलें होती हैं इस क्षेत्र में, तो रबी एवं खरीफ की फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद ही रखना है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम आगे बात करते हैं। अगर इसकी संरचना के आधार पर बात करें तो संरचना के आधार पर इस मैदानी क्षेत्र को 2 उपभागों में विभाजित किया गया है। अब ये 2 उपभागों के बारे में हम जानते हैं। बांगर क्षेत्र, अगर बांगर क्षेत्र की बात करें तो बांगर क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तथा वहां पुरानी मिट्टी का जमाव रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बांगर क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र की उर्वरा शक्ति खादर क्षेत्र की अपेक्षा कम होती है। अब हम खादर क्षेत्र की अगर बात करें, आपको बांगर क्षेत्र समझ में आ गया कि बांगर क्षेत्र किसे कहा जाता है। एक बार हम इसको दोबारा से देखते हैं बांगर क्षेत्र को। बांगर क्षेत्र जो होता है, बांगर क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है, उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ जो नदियों का पानी होता है, तो नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है और वहाँ पर जो पुरानी मिट्टी होती है, तो वहाँ पर पुरानी मिट्टी का जमाव रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बांगर क्षेत्र कहा जाता है। और बांगर क्षेत्र की जो उर्वरा शक्ति होती है वो खादर क्षेत्र की अपेक्षा कम होती है। अब हम खादर क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र होता क्या है। खादर क्षेत्र, अगर खादर क्षेत्र की बात करें तो इसका जो निर्माण है तो नई जलोढ़ मृदा के द्वारा होता है और यह क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा प्रभावित होता है। खादर क्षेत्र बांगर क्षेत्र की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होता है। आपने बांगर क्षेत्र में देखा कि जो खादर क्षेत्र होता है तो ये बांगर क्षेत्र की अपेक्षा जो बांगर क्षेत्र होता है वो खादर क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है। इसका यहाँ पर जो उर्वरा शक्ति होती है ये खादर क्षेत्र की अपेक्षा कम होती है। लेकिन खादर क्षेत्र में क्या होता है कि इसका जो यहाँ पर जो उपजाऊ है, यहाँ पर जो उर्वरा शक्ति है, तो बांगर क्षेत्र की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपने देखा। इस क्षेत्र को कछारी क्षेत्र भी कहा जाता है, खादर क्षेत्र को कछारी क्षेत्र भी कहा जाता है और खादर क्षेत्र की नदियाँ बीहड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको देखना है कि खादर क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं एग्जाम में आ सकता है कि वो किसके निर्माण के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो बीहड़ निर्माण के लिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे यमुना और चंबल। ठीक है, तो जो यहाँ पर यमुना और चंबल नदियाँ हैं ये यहाँ पर बीहड़ निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अगर दक्षिण के पठारी क्षेत्र की बात करें तो जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र को बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है। और ये जो पठार है तो यह पठार प्राचीन नीस चट्टानों के द्वारा निर्मित है। तो ये यहाँ पर आपको देखना है कि जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है तो ये किस क्षेत्र में आता है। तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र को बुंदेलखंड का भी पठार कहा जाता है और ये जो पठार है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, तो ये प्राचीन नीस चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये पठार जो है तो इस पठार की औसत ऊंचाई की अगर बात करें, इस पठार की औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो 300 मीटर है, परंतु कुछ स्थानों में देखा जाता है कि 300 ना होकर के 450 मीटर से भी ऊंचा है, जैसे कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि जो दक्षिण का पठार है तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 300 मीटर है, लेकिन कुछ स्थानों में इसकी जो ऊंचाई है 400 मीटर पाई जाती है, जैसे कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की सोनार व कैमूर की पहाड़ियाँ, सोनाकार व कैमूर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या है, जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है यहाँ पर जो ऊंचाई है तो 300 ना होकर के 450 मीटर ऊंचा यहाँ पर पाया जाता है।
इसका जो ढाल है तो इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसका जो ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर है। अर्थात इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। अर्थात इसकी जो ऊंचाई होती है दक्षिण से उत्तर की ओर, जैसे ही दक्षिण से उत्तर की ओर जाया जाता है तो घटती जाती है दक्षिण के पठारी क्षेत्र की। अगर हम यहाँ पर नदियों की बात करें कि कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर चंबल, बेतवा, केन, सोन एवं टॉन्स इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। और इस क्षेत्र की अगर प्रमुख फसलों की बात करें कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर जो फसलें हैं ये आपको यहाँ पर नदियों को याद रखना है। और यहाँ पर जो फसलें हैं तो इस क्षेत्र में ज्वार, चना एवं गेहूँ आदि प्रकार की यहाँ पर फसलें पाई जाती हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र में। इस क्षेत्र के अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर एवं बांदा जिले, इलाहाबाद जिले की इलाहाबाद एवं करछना तहसील, मिर्ज़ापुर जिले का गंगा का दक्षिणी भाग तथा चंदौली जिले की चकिया तहसील आती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, कौन कौन सी नदियों का यहाँ पर प्रवाह होता है, और यहाँ पर जो ज़िले हैं कौन कौन से ज़िले, कौन कौन सी तहसील ये जो के अंतर्गत आता है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखा कि दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है तो इस क्षेत्र के अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर एवं बांदा जिले और इलाहाबाद जिले की इलाहाबाद एवं करछना तहसील, मिर्ज़ापुर जिले का गंगा का दक्षिणी भाग तथा चंदौली जिले का चकिया तहसील इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है समाप्त हुआ उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। अब हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।